हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। ठीक है। और अब तक दो जो चैप्टर्स है मैं आपको खत्म करवा चुका हूँ, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से करवा चुका हूँ दोनों चैप्टर्स के। सबसे पहले मैंने आपको करवाया था मेरे ख्याल से वर्ब करवाया था। हाँ, वर्ब करवाया था। वर्ब की 3 वीडियोस थी क्योंकि वर्ब एक बड़ा टॉपिक है। उसके बाद कल मैंने आपको करवाया था क्या, एडजेक्टिव करवाया था। एक ही क्लास के अंदर एडजेक्टिव के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे मैंने खत्म करवा दिए थे। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउन करने वाले हैं। ठीक है। प्रोनाउन एक ही क्लास के अंदर हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आ जाओ भाई। चलो, कॉन्सेप्ट नंबर 1। वैसे कॉन्सेप्ट नंबर 1 है प्रोनाउन के हिसाब से, लेकिन टोटल के हिसाब से हम चल रहे हैं क्योंकि 101 हम लोग कर रहे हैं ना। तो उसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं शुरू से। तो कॉन्सेप्ट नंबर 31 है ये। यानी कि टोटल 30 कॉन्सेप्ट आप लोग अभी तक पढ़ चुके हो। कॉन्सेप्ट नंबर क्या है ये? 31 है। ठीक है। देखो, इधर देखो, ये थोड़ा सा कटा हुआ है, इधर देख लेना। ये जो है ना आपका, इसको हम बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इसको हम? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। और इधर जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। ये वाला जो है पजेसिव एडजेक्टिव। सबसे पहले ये इन दोनों में क्या फर्क होता है वो देख लो ध्यान से। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। यानी कि पोजीशन दिखाने का काम करते हैं, अधिकार दिखाने का काम करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, किसी व्यक्ति का, है ना, या किसी व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति का। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इस लाइन में, माई, आवर, देयर, हिज, हर, योर, इनको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। अब ये जो आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है वो कैसे बनता है? जैसे ये माइन जो है ये कैसे बना है, ये जानना जरूरी है। अगर आपको ये पता है कि कैसे बनाए तो आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है। जब हम माई के साथ में किसी नाउन को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है माइन। ठीक है। माई के साथ नाउन जोड़ देते हैं, यानी कि एडजेक्टिव के साथ किसी नाउन को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? माइन बन जाता है। ऐसी सेम यहाँ पर आवर के साथ एक नाउन को जोड़ोगे तो वो क्या बन जाएगा? आवर्स। देर के साथ नाउन को जोड़ोगे क्या बन जाएगा? देयर्स। हिज के साथ नाउन को जोड़ोगे क्या बन जाएगा? हिज। और हर के साथ नाउन को जोड़ोगे क्या बन जाएगा? हर्स। और योर के साथ नाउन को जोड़ोगे क्या बन जाएगा? योर्स। ठीक है। तो यहाँ से जो पहली चीज आपको समझ में आई, पहली चीज आपको क्या समझ में आई? यहाँ से पहली चीज आपको समझ में आई कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है आपका, क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो है एक नाउन कंपलसरी होता है। एक नाउन क्या होता है? कंपलसरी। यानी कि नाउन आपको लगाना ही पड़ेगा। नाउन आपको लगाना ही पड़ेगा। इनके बाद ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है इनके बाद एक नाउन आपको लगाना पड़ता है। कभी भी इनको आप अकेला नहीं छोड़ सकते, इनके बाद नाउन लगाना पड़ेगा। लेकिन जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, इनके बाद में नाउन नहीं लगाना होता। और रीजन मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया क्या है रीजन। क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी नाउन इंक्लूडेड है। अगर मैं आपसे बोलूं कि माइन का मतलब क्या, तो आप कहोगे सर माइन का मतलब है माई प्लस नाउन, यानी कि इसके अंदर ऑलरेडी नाउन है। तो यहाँ पर अलग से नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला कॉन्सेप्ट यही है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन हम लगाते हैं, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन हम नहीं लगाते हैं। ऑल क्लियर? ठीक है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। जैसे आपको एग्जाम में दे दिया जाए, आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर। ठीक है। दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर। बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैंने लिया कि ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, एंड दैट इज, और वो है योर, और वो है तुम्हारा, एंड दैट इज योर, एंड दैट इज योर। तो क्या यहाँ पर योर ठीक है? तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि योर जो है एक पजेसिव एडजेक्टिव है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो कभी भी अकेला नहीं आता, उसके बाद नाउन का लगना क्या होता है? जरूरी होता है। तो सेंटेंस क्या है? ये इनकरेक्ट है। इसको सही करने के लिए या तो आप ये बोलोगे कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन एंड दैट इज, या तो आप बोलोगे योर पेन। क्या बोलोगे? योर पेन। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जब आपको पता है कि योर के साथ नाउन है, तो अभी मैंने आपको बताया कि योर के साथ नाउन की जगह हम क्या लगा सकते हैं? योर्स। क्या लगा सकते हैं? योर्स। क्योंकि योर प्लस नाउन इज इक्वल टू क्या होता है? योर्स। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कि दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर्स। दैट इज योर्स या दैट इज योर पेन। योर पेन थोड़ा सा अटपटा लगता है बोलने में, तो हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज योर्स। क्या बोल सकते हैं? दैट इज योर्स। ठीक है। अब अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं, एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है, आवर्स इज अ
ग्रेट कंट्री। ये एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है, वैसे तो बड़ा सेंटेंस आया था, लेकिन समझाने के लिए जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ उसके लिए ये ठीक एग्जाम्पल है। आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सेंटेंस करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो मेरे को लगता है कि 90% या 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद इसको गलत बताएंगे, ठीक है, इनकरेक्ट बताएंगे, ठीक है। और रीजन क्या है, क्योंकि उनको लगता है कि यार शुरू में आवर्स कैसे आ सकता है ना, ये शुरू में ही आवर्स कैसे आ सकता है, लेकिन क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है भाई, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक सेकेंड। मेरा फेस शायद ब्लर ना हो, मेरा फेस ठीक होना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है दूर से, या मेरी नज़र कमज़ोर हो गई शायद। चलो आ जाओ भाई। आवर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री। अब 90% 95% बच्चे क्या बताएंगे कि गलत है, लेकिन ये एक्चुअल में सही है। सही करने के लिए देखो क्या है, कैसे करोगे आप पता कि सही है गलत है। मैं आपसे कहता हूँ इस आवर्स को तोड़ोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, एक आपको मिलेगा आवर, एक आपको मिलेगा नाउन, है ना, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या बनता है, आवर्स, ठीक है। तो आप इसको कैसे बना सकते हो, आवर प्लस नाउन। अब आप ये नाउन कहाँ से लाओगे, नाउन वही जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है ना। तो बात किसके बारे में की जा रही है, कंट्री के बारे में बात की जा रही है, तो ये आपका नाउन है। बात हम इसी की कर रहे हैं, कंट्री की, और कोई तो नाउन नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आवर कंट्री। नाउन की जगह पर क्या लिख देंगे, आवर कंट्री। अब बाकी सारा सेम लिखो, इज अ ग्रेट कंट्री, आवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री। तो अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हो, अगर आपने इस आवर्स को एक्सपेंड करके आपने इस तरीके से लिख दिया आवर कंट्री, तो आप कहोगे सर ये ठीक है। तो यानी कि अगर ये सेंटेंस ठीक है तो ये भी तो ठीक है ना, क्योंकि इसी आवर्स कंट्री की जगह पर मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था आवर्स। क्या लिखा था मैंने, आवर्स। तो ये चीज़ आपको, छोटी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। समझ में आया सभी को, हाँ कि ना। एक और एग्जांपल देता हूँ, सही है गलत है। शी सेव्ड हिज लाइफ एज वेल एज माई। सेंटेंस सही है गलत है, तो वैसे तो आपको पता लग गया फटाफट कि सर गलत है। गलत होने का रीजन क्या है कि यहाँ पर माई है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और इसको कभी अकेला नहीं छोड़ते, ठीक है। तो यहाँ पर गड़बड़ इसी में है, तो क्या हो जाएगा, शी सेव्ड हिज लाइफ, उसने उसकी जिंदगी बचाई, एज वेल एज माइन, एज वेल एज माइन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइन, क्योंकि माइन का मतलब क्या हो जाएगा, माई लाइफ। माइन का मतलब क्या हो जाएगा, माई लाइफ, ठीक है, कि उसने उसकी जिंदगी बचाई, और तो और मेरी जिंदगी बचाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइन, ठीक है। छोटी सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं शुरू से आपको प्रोनाउन पढ़ाने बैठ जाऊं कि व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन कितने टाइप का होता है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो उसके लिए तो फिर आपको प्रोनाउन का जो मेरा 10 घंटे का लेक्चर है वो आपको देखना पड़ेगा, हाँ कि ना, क्योंकि प्रोनाउन एक बड़ा टॉपिक है। अभी सिर्फ हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो प्रोनाउन में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ताकि एग्जाम के परस्पेक्टिव से आपका क्या हो जाए, रिविजन हो जाए कि हाँ प्रोनाउन के अंदर क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है। यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा जानना आपके लिए ज़रूरी है। ऐसे प्रोनाउन जो हम किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, और वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो सब्जेक्टिव केस या तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। क्योंकि जो बीच वाला बच गया, जैसे टेबल में आप पढ़ते हो ना, ही, हिज, हिम पढ़ते हो, या आई, माइन, माइन या माई, दोनों के दोनों पॉजेसिव होते हैं, ठीक है, और आगे मी पढ़ते हो। तो जो बीच में आपने पढ़ा माई या माइन, वो तो पोजेशन को दिखाता है, मैं बात कर रहा हूँ पर्सन की। तो पर्सन को दिखाने वाले जो प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ऐसी शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, ऐसी आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ठीक है, ऐसी वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, ऐसी यू, और यू का ऑब्जेक्टिव केस तो यू ही होता है, ठीक है, एटसेट्रा। इट भी होता है, इसलिए मैंने एटसेट्रा लिख दिया। इनको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, इसके बारे में कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, उसी के बारे में ये कॉन्सेप्ट आपका है, ठीक है। देखो, इफ डिफरेंट प्रोनाउंस, अब देखो ये जितने भी प्रोनाउन आपको दिख रहे हैं ना, जैसे कि ही, हिम, शी, हर, ठीक है, ये दो, ये जो आपको दिख रहे हैं, ही, और एक और बच गया भाई, दे और देम, वो भी लिखी दो यहाँ पर, ठीक है, दे, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ही, हिम, शी, हर, ठीक है, और दे, देम, ये तीनों के तीनों क्या है, थर्ड पर्सन है, ये भी आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है, ये भी आपका थर्ड पर्सन है दोनों, ठीक है, और ये भी आपका थर्ड पर्सन है। आई थिंक इतना आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। अगर मैं पर्सनल प्रोनाउन की बात करूं, तो पर्सनल प्रोनाउन में जो आई और मी है, और वी और अस है, ये जो चारों हैं, ये होते हैं सारे के सारे फर्स्ट पर्सन। ये चारों क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। ये यू जो होता है अकेला, ये होता है आपका सेकंड पर्सन, और बाकी जो बच गए वो सारे के सारे थर्ड पर्सन।
मैं अगर पर्सनल प्रोनाउन की बात करूं तो 3 तरह के पर्सन आपने सुने होंगे, आई, मी, वी, अस, यानी कि ये क्या हो गया आपके फर्स्ट पर्सन, यू अकेला आपका हो गया सेकंड पर्सन, और जो आपका दे हो गया और आपका ही और शी हो गया, इनको हम बोलते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं भैया थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन। ठीक है, ऑल क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो एक ही सेंटेंस में कई बार क्या होता है ना कि एक की जगह दो प्रोनाउन आ जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा हूं मैं। एक सेंटेंस में एक प्रोनाउन की जगह पर दो पर्सनल प्रोनाउन आ जाएंगे या तीन पर्सनल प्रोनाउन आ जाएंगे, आ सकते हैं, और वो दो प्रोनाउन या तीन प्रोनाउन जो आ रहे हैं वो अलग अलग पर्सन के अगर होंगे तो उनका एक सीक्वेंस होता है। उनका क्या होता है, सीक्वेंस। ऐसा नहीं कि पहले आप फर्स्ट को लगा दिए फिर सेकंड को फिर थर्ड को अपनी मर्जी से, नहीं, उनका एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस क्या होता है, देखो, इफ डिफरेंट प्रोनाउंस आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस में अलग अलग प्रोनाउन यूज करते हैं, हैविंग एनी बैड सेंस, अगर सेंटेंस को पढ़कर आपको लगे कि यार इसके अंदर कोई बैड सेंस की बात हो रही है, किसी बुरी चीज की बात हो रही है, या गिल्ट की, अपराध की बात हो रही है, दोष की बात हो रही है, फॉल्ट की, कमी की बात हो रही है ना, सो द प्रोनाउंस विल बी यूज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ, तो प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या होगा, पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा इनमें से अगर कोई आ रहा है तो, उसके बाद सेकंड पर्सन का आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन का आएगा। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जब आप गलती करते हो ना दोस्त, तो गलती सामने वाले की बताने, आप भी गलती में शामिल हो अगर, तो सामने वाले की गलती बताने के बजाय पहले आप अपने आप को गलत बताओ कि भाई देख मैं गलत हूं। पहले सामने वाले को क्यों गलत बताया, अगर हमने गलती की है तो भला इसी में कि खुद पहले एक्सेप्ट करो कि भाई पहले गलत तो मैं हूं, यानी कि फर्स्ट पर्सन मैं गलत हूं। ठीक है, उसके बाद जो आपके सामने उसको गलत बताओ कि तुम गलत हो, और उसके बाद जो बेचारा सामने नहीं है थर्ड पर्सन, क्योंकि सामने वाला सेकंड पर्सन, जो सामने नहीं है वो थर्ड पर्सन, लास्ट में उसको बताओ गलत, यानी कि पहले अपने आप को गलत बताओ यानी कि फर्स्ट पर्सन, फिर सामने वाले को गलत बताओ सेकंड पर्सन, और फिर जो सामने नहीं है उसको गलत बताओ थर्ड पर्सन। ठीक है, इतना समझ गए। जब हम दोष की, अपराध की, गिल्ट की या फॉल्ट की बात करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई, यू एंड ही, यहाँ पर देखो आई क्या है फर्स्ट पर्सन, यू क्या है सेकंड पर्सन, और ही क्या है थर्ड पर्सन। ठीक है, यहाँ पर तीन प्रोनाउन मैंने यूज किए, तीन बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन यूज किए, इनमें से मैंने तीन प्रोनाउन यूज किए, और मैंने देखा कि तीनों के जो पर्सन है वो अलग अलग है, जैसे एक फर्स्ट पर्सन है, एक सेकंड पर्सन है, एक थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो अब मेरे को सेंटेंस को पढ़कर पता करना है कि बैड सेंस की बात हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखो पढ़ा मैंने, आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रॉबरी, कि हम, तुम और वो, हम क्या है उस रॉबरी के लिए जिम्मेदार है। रॉबरी का मतलब लूट है ना, तो यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गिल्ट की या फॉल्ट की बात हो रही है, बैड सेंस की बात हो रही है। तो सीक्वेंस क्या होगा, 1 2 3, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन जो कि सही है, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, यानी कि सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। ये आपको चेक कर लेना है कि बैड सेंस है या नहीं है। ठीक है, अगला आई एंड ही, ये देखो दो अलग अलग पर्सनल प्रोनाउन है, इन्हीं में से है ना पर्सनल प्रोनाउन, ये आपका फर्स्ट पर्सन और ही आपका थर्ड पर्सन। अब सेकंड पर्सन नहीं है तो कोई बात नहीं, दो तो है ना आपके पास अलग अलग पर्सन के। ठीक है, और इसके अंदर भी देखो किसकी बात हो रही है, मिस्टेक की बात हो रही है, मेड अ मिस्टेक। मिस्टेक की बात हो, बैड सेंस की बात हो, गिल्ट या फॉल्ट की बात हो, तो आपको पता है बैड सेंस की बात हो रही है। तो 1 2 3, अब इसके अंदर 2 नहीं है, तो अगर 2 नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 3, अगर मान लो 1 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा सीक्वेंस 2 3। समझ में आ रहा है, और अगर मान लो 3 नहीं है तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा 1 2। ये सारे के सारे जो पॉसिबल सीक्वेंसेज है ये बनेंगे। तो यहाँ पर क्या नहीं था, यहाँ पर 2 नहीं है, अगर 2 नहीं है तो क्या बनेगा सीक्वेंस 1 3, वही दे रखा है 1 और 3, यानी कि सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। यू एंड ही, ये क्या आपका सेकंड पर्सन है, और ही क्या आपका थर्ड पर्सन है, फर्स्ट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आर एक्सप्लॉइटिंग द बैगर्स, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम लोग भिखारियों को, मतलब बैड सेंस की बात हो रही है भाई, भिखारियों का शोषण कर रहे हैं, बैड सेंस की बात हो रही है। 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा 2 3, तो क्या 2 3 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सीक्वेंस आपका सही होना चाहिए। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, बहुत कॉमन सा रूल है, मतलब इस रूल के बारे में लगभग सभी बच्चे जानते हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी बच्चे जानते हैं इस रूल के बारे में, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। अब अगर मान लो बैड सेंस ना हो, अगर कोई बैड सेंस या कोई गिल्ट या फिर कोई फॉल्ट ना हो, एक नॉर्मल सेंटेंस हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, जो सीक्वेंस होगा बदल जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 33, इफ डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउंस, यहाँ पर भी लिख लेना इफ डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउंस, इफ डिफरेंट यहाँ पर ऐड कर लेना पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर इफ डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउंस, इफ डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन अ सेंटेंस नॉट हैविंग एनी बैड सेंस, उसके अंदर कोई बैड सेंस ना हो, ठीक है, या कोई गिल्ट, ये गिल्ट है, गिल्ट, कोई गिल्ट या फॉल्ट ना हो, कोई गिल्ट या फॉल्ट ना हो, कोई बैड सेंस ना हो, सो द प्रोनाउंस विल बी यूज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ 2 3 1। अब मैंने क्या बोला, बैड सेंस नहीं है, बैड सेंस नहीं है। ठीक है, आप बैड सेंस नहीं है मतलब कुछ अच्छी बात है ना, या कोई बुरी बात नहीं है। तो जब बुरी बात नहीं है, आप कुछ अच्छी बात कर रहे हो, अगर तारीफ करने की बात कर रहे हो तो पहले अपनी तारीफ मत करना। आप गलती कर रहे हो तो भाई पहले अपनी गलती एक्सेप्ट करो कि मैं गलत हूं, लेकिन जब आप तारीफ कर रहे हो, कुछ अच्छी बात कर रहे हो, तो पहले अपने आप को अच्छा बताओगे तो लोग आपको घमंडी कहेंगे। तो आप पहले क्या करो, जो आपके सामने है, एटिकेट्स होते हैं, शिष्टाचार होता है कि पहले सामने वाले को अच्छा बता दो,
ऐसे सपोज करो ना कि आप खाने के लिए कुछ लाए हो, तो पहले खुद नहीं खाते, पहले जो आपके सामने उसको खिलाते हैं, यानी कि जो आपका सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन को पहले बताओगे। उसके बाद जो आपके सामने नहीं है उसके लिए भी कि भाई चलो उसको भी दे आओ, वो भी इंसान अच्छा है। और लास्ट में यार चलो जो बचा खुचा है मुझे दे दो, शिष्टाचार इसको बोलते हैं। पहले सेकंड, फिर थर्ड, और लास्ट में अपने लिए। जब अच्छाई की बात होती है तो पहले अच्छे सामने वाले को बताओ, फिर जो सामने नहीं है थर्ड पर्सन उसको बताओ, और लास्ट में अपने ऊपर लेके आओ बात। जब बुराई में है तो सबसे आगे अपने आप को रखो, अच्छाई में सबसे पीछे अपने आप को रखो, यानी कि 2 3 1, पहले सामने वाला, फिर जो सामने नहीं है, और फिर लास्ट में हम। ठीक है, यू, ही एंड आई। इसमें भी वही चीज है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं देखो, या तो 2 3 1, अगर 2 नहीं है तो क्या बनेगा 3 1, 3 नहीं है तो क्या बनेगा 2 1, 1 नहीं है तो क्या बनेगा 2 3। ये सारे के सारे जो सीक्वेंसेस हैं ये बनेंगे। आ जाओ भाई, यू, ही एंड आई, ये क्या है आपका सेकंड पर्सन है, यू, ही क्या आपका थर्ड पर्सन है, और आई क्या आपका फर्स्ट पर्सन है। हैव डन अ ग्रेट जॉब बाय हेल्पिंग हर, मतलब हमने उसकी हेल्प करके एक अच्छा काम किया है, यानी कि यहाँ पर कहीं पर भी गिल्ट की, फॉल्ट की, अपराध की ऐसी बात नहीं हो रही है, मतलब बैड सेंस नहीं है। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए 2 3 1, तो 2 3 1 सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। ही एंड आई, देखो ये थर्ड पर्सन है और ये आपका फर्स्ट पर्सन है, 2 नहीं है। ठीक है, आर गोइंग टू स्टडी फॉर द एग्जाम, मतलब कोई बैड सेंस तो नहीं है, तो आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए 3 1, देखो 3 1 होना चाहिए, तो 3 1 है, ये सेकंड हो गया और ये आपका फर्स्ट हो गया। देखो 2 1 है ना, सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि बैड सेंस नहीं है। यू एंड आई वर द टॉपर्स ऑफ आवर स्कूल, कोई बैड सेंस यहाँ पर नहीं है। इजी था, याद रख लोगे 1 2 3 और 2 3 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 34, करेक्ट यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारी चीज है। ठीक है, और मैंने हर वो चीज करा दी है जो इंपॉर्टेंट है, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि यार ये बड़ा है तो इसको मैं कैसे कराऊंगा, है ना, या मैं क्यों कराऊं इसको बिना मतलब के, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैंने आपको सब कुछ करा दिया, जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने सब करा दिया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो हो जाए, चाहे मेरे को इसको 2 पार्ट्स के अंदर करना पड़े प्रोनाउन को, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं पूरा प्रोनाउन आपको जो है ना इंपॉर्टेंट उस सब आपको कवर करा दूंगा, तो उसके अंदर ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, करेक्ट यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो नॉर्मली क्या होता है, एक सेंटेंस के अंदर एक आपका सब्जेक्ट होता है और एक आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन होता है, काम को करने वाला, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कौन होता है, काम को रिसीव करने वाला। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब आप एक सेंटेंस बोलते हो तो उसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही व्यक्ति हो जाते हैं, यानी कि जो काम को करता है वही काम को रिसीव कर लेता है, मतलब काम रिफ्लेक्ट होकर उसी के ऊपर आ जाता है। तो जब आपको ऐसा लगे सेंटेंस में कि जो सब्जेक्ट है वही रिसीवर है, यानी कि जो डूअर है वही रिसीवर है, तो वहां पर आपको रिफ्लेक्सिव लगाना होता है। क्या लगाना होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि उसने अपनी जान ले ली, शी किल्ड हरसेल्फ, शी किल्ड हरसेल्फ, तो उसने किसी और को नहीं मारा, उसने मारा किसको, अपने आप को, यानी कि करने वाले भी वही और काम को रिसीव भी किसने किया, उसी ने किया। तो शी किल्ड हरसेल्फ, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, हरसेल्फ। अगर मैं हर लगा देता तो हर आपको पता है एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो हर यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति बन जाता। ठीक है, सेंटेंस की पूरी मीनिंग बदल जाती। लेकिन अगर मैंने बोला शी किल्ड हरसेल्फ, तो मतलब यहाँ पर काम को रिसीव करने वाली वो खुद है। अगर मैं बोलता शी किल्ड हर, मतलब काम को करने वाली कोई अलग लड़की है और रिसीव करने वाली कोई अलग लड़की है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। ध्यान कौन रख सकता है, मैं। किसका रख सकता हूँ, अपना, यानी कि काम करने वाला कौन, मैं, और रिसीव भी कौन करेगा, मैं, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम व्यक्ति हो गए। काम रिफ्लेक्ट होके आ गया मेरे पास ये वापस, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव लगाया मैंने कि आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। कुछ समझ में आया? तो ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और उनका कहाँ कहाँ पर यूज होता है, ये इसी के बारे में समझाया गया है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव समझ गए क्या होता है, कब लगाते हैं, समझ गए। आगे देखो, पहला रिफ्लेक्सिव होता है हमारे पास हिमसेल्फ। क्या होता है, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ हम किस किस के साथ में लगाते हैं, जरूरी है, फॉर सिंगुलर मैस्कुलाइन वर्ड्स, ये याद रखना। अगर कोई सब्जेक्ट आपका ऐसा है जो मैस्कुलाइन वर्ड को, जो मैस्कुलाइन वर्ड से बना है, मैस्कुलाइन मतलब जो पुरुष को, जो पुरुष की तरफ संकेत करता है, और वो सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर यानी कि अकेला, मैस्कुलाइन मतलब पुरुषवाचक। सब्जेक्ट अगर आपका अकेला है और पुरुषवाचक है, तो वहां पर अगर आपको रिफ्लेक्सिव लगाना है तो हमेशा क्या लगेगा, हिमसेल्फ। क्या लगेगा, हिमसेल्फ। जैसे कि राजू हर्ट हिमसेल्फ, राजू ने अपने आप को चोट पहुंचा ली, यानी कि चोट भी राजू ने पहुंचाई और पहुंची भी किसको, उसी को। तो राजू हर्ट हिमसेल्फ, मैंने हिमसेल्फ क्यों लगाया, क्योंकि राजू क्या है, एक मैस्कुलाइन वर्ड है और सिंगुलर है, तो मैंने क्या लगा दिया, हिमसेल्फ। तो जितने भी मैस्कुलाइन वर्ड हो और सिंगुलर हो उनके साथ हमेशा क्या लगेगा, हिमसेल्फ। आसान है। जैसे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं, फादर एक मैस्कुलाइन और सिंगुलर वर्ड है, ब्रदर मैस्कुलाइन सिंगुलर है, ऐसी सन, इसके अलावा हस्बैंड, ठीक है, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, या फिर मैं बोलूँ किसी लड़के का नाम रमेश, पप्पू, सुरेश, कुछ भी हो, एटसेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर मैस्कुलाइन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एवरीवन,
एवरीबडी, समबडी, समवन, नो वन, नोबडी, एनीवन और एनीबडी, इनको हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। क्या बोलते हैं? इनके बारे में भी अब आगे आप पढ़ोगे, इनको हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं ना बाबू, ध्यान रखना, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं ना, उनका जेंडर क्लियर कभी नहीं होता आपको। जैसे मैं बोलूं एवरीबडी इज गोइंग, तो एवरीबडी इज गोइंग, तो क्या आप ये बता सकते हो इस एवरीबडी के अंदर कितने मेल है कितने फीमेल है? ये क्या पता सारे ही मेल हो, क्या पता सारी फीमेल हो? तो हमें यहाँ पर जेंडर स्पेसिफाई करके नहीं दिया गया। एवरीबडी इज गोइंग, सब जा रहे हैं, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। तो जब जेंडर स्पेसिफाइड ना हो तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर को प्रायोरिटी देते हैं। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है? इसलिए हम क्या मान लेते हैं इसको? मैस्कुलाइन वर्ड्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मैस्कुलाइन। और आपको पता है इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर। हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर। तो देखो ये सारे सिंगुलर हो गए, और मैंने क्या बताया? जेंडर क्या है इनका? मैस्कुलाइन है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होता। तो मैंने अभी क्या बताया था? सिंगुलर हो, मैस्कुलाइन हो। तो सारे सिंगुलर भी हैं, मैस्कुलाइन भी हैं। पता लग गया क्यों? क्योंकि इनका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। तो इनके साथ भी क्या आता है? हिमसेल्फ आता है। ठीक है, आए समझे? जैसे कोई बच्चा दौड़ता दौड़ता है, उसने उसने बोला अपने टीचर को कि सर जी कोई बच्चा गिर गया और उसने अपने आप को चोट पहुंचा ली, अपने आप को ही। तो somebody hurt himself, somebody hurt himself, यानी कि किसी ने अपने आप को चोट पहुंचा ली। या somebody killed himself, किसी ने अपने आप की जान ले ली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन सब के साथ में रिफ्लेक्सिव अगर लगाना है आपको तो क्या लगाओगे? हिमसेल्फ। अब हर सेल्फ की बात करते हैं, कब लगाएंगे? फॉर सिंगुलर फेमिनाइन वर्ड, जैसे ऊपर आपने देखा मैस्कुलाइन, नीचे क्या लगेंगे? फेमिनाइन। अगर कोई फेमिनाइन वर्ड है यानी कि स्त्रीवाचक शब्द है और वो सिंगुलर है, तो क्या लगा देंगे? हर सेल्फ। जैसे कि फादर का फेमिनाइन मदर, ब्रदर का फेमिनाइन सिस्टर, सन का फेमिनाइन डॉटर, हस्बैंड का फेमिनाइन क्या बनेगा? वाइफ। ठीक है, और सन इन लॉ का फेमिनाइन क्या बनेगा? डॉटर इन लॉ, और ब्रदर इन लॉ का क्या बनेगा? सिस्टर इन लॉ। और जैसे रमेश ऊपर पुरुष का नाम है, ऐसी काजल। ठीक है, इन सब के साथ अगर आपको रिफ्लेक्सिव लगाना हो तो क्या लगाओगे? हर सेल्फ लगाओगे। कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये आपको सेंटेंस में दिया जाता है सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन वहां पर जेंडर स्पेसिफाई कर देता है। जैसे मान लो एक जगह पे लिखा होगा somebody, क्या लिखा होगा? somebody, या no one लिखा होगा, क्या लिखा होगा? no one। ठीक है, और इससे पहले आपका जो सब्जेक्ट दे रखा होगा ना, वो दे रखा होगा, मान के चलो दे रखा होगा फीमेल नर्सेस, क्या दे रखा होगा? फीमेल नर्सेज, इस तरीके से दे रखा होगा। ठीक है, अब आपको पता है ये जो नो वन है नर्सेस के लिए लगा हुआ है, और नर्सेस क्या है? फीमेल है। आपको पता है कि आगे जो सेंटेंस में नो वन दिया गया है वो फीमेल नर्सेस के लिए लिखा हुआ है, तो आपको पता लग गया ना कि अब इसका जेंडर क्या है? अब इसका जेंडर फीमेल है। अब इसका जेंडर क्या है? फीमेल। अब ये मेल नहीं, अभी क्या है? फीमेल है। तो अब आप इसके लिए क्या लगाओगे? हर सेल्फ, क्योंकि सिंगुलर तो है ही, और जेंडर क्या हो गया? मैस्कुलिन, फेमिनाइन हो गया, तो अब आप क्या लगाओगे? हर सेल्फ। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होगा कि आपको इसका जेंडर स्पेसिफाई करके दे दिया जाएगा कि भाई जो नो वन है ना, आपको बता दिया जाएगा कि ये किसको दिखा रहा है? स्त्री सूचक है। क्या है ये? स्त्री सूचक है। ठीक है, तो फिर वहां पर आपको क्या लगाना है? हर सेल्फ। क्या लगाना है आपको? हर सेल्फ। ऑल क्लियर? देमसेल्व्स कब लगाना है? कॉन्सेप्ट नंबर 35। ठीक है, नहीं 35 कैसे हो सकता है? ये तो यही कॉन्सेप्ट है। 34 पड़ गया कॉन्सेप्ट नंबर। चलो देखो, देमसेल्व्स कब लगाना है? फॉर प्लूरल मैस्कुलाइन फेमिनाइन। अब देखो, चाहे मैस्कुलाइन हो चाहे फेमिनाइन हो, अगर प्लूरल आ गया तो वहां पर आपको क्या लगाना है? वहां पर आपको देमसेल्व्स लगाना है। क्या लगाना है? देमसेल्व्स। जैसे मान लो मैंने लिख दिया मेन, मैस्कुलाइन है लेकिन प्लूरल है, तो क्या लगेगा? देमसेल्व्स। मैंने लिख दिया विमेन, क्या लिख दिया मैंने? विमेन। प्लूरल है, प्लूरल मेन चीज क्या देखना आपको? प्लूरल। तो चाहे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन आपको क्या देखना है? प्लूरल। क्या देखना है आपको? प्लूरल। कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पर आपका जो रिफ्लेक्सिव आएगा वो क्या आएगा? देमसेल्व्स। फिर देखो हिमसेल्फ एक और है। ठीक है, जो आपके कॉमन नाउंस होते हैं, सिंगुलर कॉमन नाउंस, सिंगुलर कॉमन नाउंस। सिंगुलर कॉमन नाउंस मतलब ऐसे नाउंस जिनका जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता, कॉमन नाउन होता है, वो किसी के लिए भी यूज हो सकता है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। तो मैंने आपको बता दिया कि जब जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है तो उसको हम क्या मान लेंगे? मैस्कुलाइन मान लेंगे, और सिंगुलर तो है ही, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। और यहाँ पर भी क्या लिखा है? इफ जेंडर इज नॉट नोन, अगर जेंडर नहीं पता है आपको तो आप क्या लगा दोगे? हिमसेल्फ। अगर आपको जेंडर स्पेसिफाई कर दिया जाए, अगर आपको जेंडर बता दिया जाए, जैसे कि आपको बोल दिया जाए डॉक्टर गीता, क्या बोल दिया जाए? डॉक्टर गीता, इस तरीके से डॉक्टर गीता। अब आपको पता लग गया ना कि जो डॉक्टर है फीमेल है, तो आगे सेंटेंस में अगर आपको लगाना होगा तो आप क्या लगाओगे? हिमसेल्फ लगाओगे, हर सेल्फ लगाओगे? अब आप क्या लगाओगे? हर सेल्फ। क्या लगाओगे? हर सेल्फ। ऑल क्लियर? समझ गए बात को? जब आपको पता लग गया कि डॉक्टर के साथ में गीता लिखा है मतलब फीमेल है, तो अब आप हर सेल्फ। अगर केवल डॉक्टर लिखा होता तो जेंडर नहीं पता होता, फिर हम क्या लगाते? हिमसेल्फ। क्या लगाते? हिमसेल्फ। ऑल क्लियर? समझ में आया? और वन सेल्फ, ये किसका रिफ्लेक्सिव होता है? फॉर वन। अगर आपका सब्जेक्ट वन है, सब्जेक्ट क्या है? वन। सब्जेक्ट क्या है? वन।
तो आप क्या लगाओगे, वन सेल्फ। क्या लगाओगे, वन सेल्फ। ठीक है, देखो वन का जो रिफ्लेक्सिव होता है वो क्या होता है, वन सेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। और वन का जो पॉजेसिव केस होता है, ठीक है, जैसे आई का माई और माइन होता है, ही का हिज होता है, शी का हर और हर्ष होता है, यू का योर और योर्स होता है ना, ऐसी वन का पॉजेसिव केस क्या बनता है, वन का पॉजेसिव केस बनता है वंस, ऐसे अपोस्ट्रोफ एस लगा के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, वन का रिफ्लेक्सिव ये और वन का पॉजेसिव ये बनता है। नोट में देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने पढ़े इनको कभी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं करते हम लोग। कई बार हमारी आदत होती है ना बोलने की, हेलो माई सेल्फ रोशन चौधरी, हेलो माई सेल्फ गंगाधर फ्रॉम मुंबई। ये गलत है। माई सेल्फ को कभी भी आप सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करोगे। इसकी जगह पर क्या बोलोगे, आई एम गंगाधर। क्या बोलोगे, आई एम गंगाधर फ्रॉम मुंबई। समझ गए कौन सा रिफ्लेक्सिव कहाँ पर आएगा, ये आप समझ गए। ठीक है, और दूसरी चीज आप क्या समझ गए कि रिफ्लेक्सिव जो है कभी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज आपको नहीं करना, एज अ सब्जेक्ट यूज आपको नहीं करना। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फटाफट से बढ़ते हैं आगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर द गिवन वर्ब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं ना इज यूज्ड आफ्टर द गिवन वर्ब्स। ये कुछ आपको वर्ब्स दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको वर्ब्स दिए गए हैं नीचे। इन वर्ब्स के साथ में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होता है, एक नियम है ये। ठीक है, क्यों लगाना होता है, क्योंकि एक तो सारे के सारे ट्रांजिटिव वर्ब है ये। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो कोई मीनिंग नहीं बनेगी। जैसे कि आई एम फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा हूँ, मैं उड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है, उड़ाना भी होता है। अगर मैं बोलूँ बर्ड्स आर फ्लाइंग तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर उसका मतलब उड़ना है, तो वहाँ पर आगे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, पक्षी उड़ रहे हैं, कंप्लीट है। अगर मैं बोलूँ आई एम फ्लाइंग तो मैं उड़ नहीं रहा हूँ बल्कि मैं उड़ा रहा हूँ। तो अगर मैं उड़ा रहा हूँ तो आगे आपको बताना पड़ेगा क्या उड़ा रहा हूँ, यानी कि ऑब्जेक्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फ्लाई है वो क्या बन गया, ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। क्या बन गया, ट्रांजिटिव। ऐसे मैं बोलूँ आई बॉट, क्या बोलूँ मैं, आई बॉट, मैंने खरीदा, तो आप कहोगे सर क्या खरीदा, यानी कि यहाँ पर मीनिंग क्लियर नहीं है, तो आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो आई बॉट अ बुक, आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ कार। ठीक है, तो ये सारे के सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। तो ऐसे जितने भी वर्ब्स नीचे लिखे हैं जो अभी आप देखोगे ये सारे ट्रांजिटिव है। क्या है, सारे के सारे ट्रांजिटिव है, यानी कि इनके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। और खास करके जब आपको ये दिखाना हो कि भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही है, यानी कि जो डूअर है वही रिसीवर है, जब आपको दिखाना हो तो वैसे में तो आपको रिफ्लेक्सिव लगाना ही पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला जो वर्ब है वो क्या है, एंजॉय। अच्छा, अलग अलग केसेस भी हैं कुछ, वो भी मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, एंजॉय के साथ में रिफ्लेक्सिव कब आएगा कब नहीं आएगा मैं दोनों चीजें समझाऊंगा आपको। इफ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड आफ्टर इट, अगर एंजॉय के डायरेक्ट बाद एक ऑब्जेक्ट नहीं है, देखो क्या लिखा, इफ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इफ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड आफ्टर इट। अगर एंजॉय एक वर्ब के रूप में सेंटेंस में यूज हुआ है और अगर उसके डायरेक्ट बाद एक ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट बाद एक ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब डायरेक्ट एक नाउन, डायरेक्ट एक नाउन। ठीक है, अगर नहीं है तो आप रिफ्लेक्सिव लगाओगे। अगर एक डायरेक्ट नाउन दिया हुआ है तो आपको रिफ्लेक्सिव नहीं लगाना, क्योंकि देखो रीजन समझाता हूं मैं आपको, समझो। वी एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, देखो यहाँ पर वी एंजॉयड के डायरेक्ट बाद में आपको नाउन दिया गया है पार्टी, हाँ कि ना। द तो आर्टिकल है जो नाउन के साथ लगा है, तो द को तो इग्नोर कर भी सकते हो। ठीक है, वी एंजॉयड द पार्टी, यहाँ पर एंजॉय के बाद डायरेक्ट नाउन लगा है, तो आपको ये पता लग गया ना कि यार ये ऑब्जेक्ट है। भाई एंजॉय करने वाले कौन है, हम हैं, यानी कि हम सब्जेक्ट हैं और ये हमारे द्वारा किया गया काम है। और हमने किस चीज को एंजॉय किया, इस चीज को एंजॉय किया, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो जब मुझे पता लग गया कि सब्जेक्ट अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है, तो रिफ्लेक्सिव का काम है क्या, मुझे बताओ। रिफ्लेक्सिव का काम कब आता है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही हो, जब डूअर ही रिसीवर बन जाए। मुझे पता है यहाँ पर सब्जेक्ट अलग है और क्लियर ऑब्जेक्ट एक दे रखा है मुझे, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है, नो रिफ्लेक्सिव। ठीक है, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स एट द पार्टी। अब देखो थोड़ी देर के लिए मान लो अगर आप इसको इग्नोर कर देते हो, थोड़ी देर के लिए आप इसको क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो और आप सीधा पढ़ो। ठीक है, वी एंजॉयड एट द पार्टी, देखो वी एंजॉयड, ये एंजॉयड आपका वर्ब है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, प्रपोजिशन है। ठीक है, अब मेरे भाई ये जो पार्टी है, अब आप कहोगे सर नाउन तो है, सर ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन मेरे भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट था डायरेक्ट इस वर्ब का ऑब्जेक्ट था, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। फर्क है ना, प्रीपोजिशन के बाद है ना, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यानी कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, क्योंकि क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब मैंने आपको बताया। मेरी बात को समझे, ये जो द पार्टी दे रखा है ये एक ऑब्जेक्ट है।
माना मैंने, लेकिन ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर मुझे एक दूसरा ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा आपको पता है? क्योंकि एंजॉयड क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब अगर आपको पता है कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट आप क्या लगाओगे? जाहिर सी बात है आप इसका रिफ्लेक्सिव लगाओगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि अलग से तो उठा के कोई ऑब्जेक्ट आप नहीं लगा सकते, क्योंकि पार्टी का जिक्र यहाँ पर कर दिया, अब उसी पार्टी को यहाँ पर तो नहीं लिखोगे। तो हमने अपने आप को एंजॉय करवाया भैया, फुल फुल हमने मस्ती करी। तो एंजॉय किसने किया? हमने। और एंजॉय करवाया भी किसको? हमने अपने आप को करवाया। तो अंडरस्टूड हो जाता है वहां पर कि भैया यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या लगाना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव। क्या लगाना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव। इसीलिए देखो जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, आर सेल्व्स। ठीक है, दिख रहा है? वी एंजॉयड आर सेल्व्स। रीजन समझ में आ गया? ये जो ऑब्जेक्ट था आपका, ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, आगे बढ़ो। ऐसी, ये हो गया आपका पहला। ठीक है, नंबर डालते चलो, ये हो गया आपका दूसरा। ऐसी जो आपका अगला है वो है आपका एब्सेंट और प्रेजेंट। एब्सेंट और प्रेजेंट एक एडजेक्टिव भी होता है और एक वर्ब का भी काम करता है, दोनों ही तरीके से काम करता है। जैसे कि बोलूं आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, आई वॉज एब्सेंट, तो यहाँ पर जो एब्सेंट है मेरे काम को नहीं दिखा रहा। आई वॉज, मैं था, क्या था? एब्सेंट। यहाँ पर मेरी अवस्था को दिखा रहा है कि मैं एब्सेंट था, मैं एब्सेंट था, मेरे काम को नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एब्सेंट है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो मेरे बारे में कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं आई एब्सेंटेड, आई एब्सेंटेड, अब आपको पता है जो एब्सेंट है वो वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद है और V2 की फॉर्म में आया है, तो V2 की फॉर्म में क्या आता है? वर्ब आता है। ठीक है, तो जब एक एडजेक्टिव होगा तो वहां पर तो रिफ्लेक्सिव की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कब आता है? वर्ब के बाद आता है। लेकिन जब एडजेक्टिव है तो वहां पर रिफ्लेक्सिव का काम नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर ये एडजेक्टिव है, कहां पर ये वर्ब है। देखो, इफ दे आर यूज्ड एज वर्ब, अगर ये वर्ब का काम कर रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव आप लगाओगे। दे वर एब्सेंट, वे एब्सेंट थे, दे वर एब्सेंट, वे एब्सेंट थे। यहां पर जो एब्सेंट है ये एडजेक्टिव है। फ्रॉम वर्क बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी की वजह से वो एब्सेंट थे, यहां पर एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद में रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है। दे एब्सेंटेड, यहां पर सीधा सीधा पता लग रहा है कि ये क्या है? वर्ब है। किसका वर्ब है? इस वाले सब्जेक्ट का, कि दे एब्सेंटेड, उन्होंने एब्सेंट किया। तो कोई व्यक्ति अगर एब्सेंट करेगा तो किसी और को तो नहीं कर सकता। एब्सेंट हर इंसान अपने आप को ही कर सकता है। क्या मैं किसी और इंसान को एब्सेंट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैं अपने आप को एब्सेंट कर सकता हूं कि मैं वहां पे ना जाऊं, तो मैं एब्सेंट हो गया। ठीक है, तो दे एब्सेंटेड, अगर ये वर्ब है तो मेरे भाई यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव लगाना पड़ेगा, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किसके साथ में क्या रिफ्लेक्सिव आता है। तो दे के साथ में तो सीधा आपको पता है देमसेल्व्स आता है, तो दे एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द मीटिंग। यहाँ पर एब्सेंट जो वर्ब है तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हमने लगा दिया। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। आगे बढ़ेंगे। एक्विट, एक्विट की दो मीनिंग होती है भाई। एक एक्विट का मतलब होता है बरी करना। ठीक है, लिखा ना, फ्री फ्रॉम ब्लेम, यानी कि बरी करना, दोष से मुक्त करना। जैसे जज साहब बोलते हैं ना कि हम मुजरिम को बाइज्जत बरी करते हैं, तो एक होता है बरी करना, दोष से मुक्त कर देना। और एक मीनिंग देखो लिखी है, इफ द मीनिंग इज टू बिहेव, इज द मीनिंग इज टू बिहेव इन द वे दैट इज मेंशन्ड, मतलब किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना। एक एक्विट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर मेंशन्ड तरीके से, जो मेंशन्ड तरीका है, जो जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से बिहेव करना। मतलब जैसे मान लो जो कोच है, कोच अपने खिलाड़ियों को बोलता है कि भाई देखो तुमको जाना और तुमको ऐसे ऐसे खेलना है, तुमको धीरे धीरे खेलना, आउट नहीं होना है। तो उसने जो तरीका मेंशन किया उस तरीके से जाके किसी ने परफॉर्म कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे? उसने बिल्कुल क्या किया? एक्विट किया। मेरी बात समझ गए? किसी बताए गए तरीके से ही बिहेव करना, तो इसके लिए हम एक वर्ब यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्विट। क्या बोलते हैं? एक्विट। और एक्विट का एक दूसरा मीनिंग क्या होता है? बरी करना। तो जब बरी करने की बात आएगी तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अगर बरी करने की बात आएगी तो क्या कोई इंसान खुद को बरी कर सकता है? बरी करने वाला हमेशा कौन होता है? एक न्यायाधीश होता है। और जिसको बरी किया जाता है वो हमेशा कौन होता है? एक अपराधी होता है। यानी कि यहाँ पर डूअर और रिसीवर कभी भी एक व्यक्ति नहीं हो सकते। तो जब भी बरी करने की मीनिंग आती है तो वहां पर रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का काम तब होता है जब डूअर रिसीवर एक बन जाए। जैसे द जज एक्विटेड हिम, जज ने क्या कर दिया? एक्विट कर दिया। सब्जेक्ट हमारे पास अलग है, ये डूअर है सब्जेक्ट, और ये क्या है? रिसीवर है। तो जब डूअर रिसीवर अलग है तो भैया रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ के ही पता लग रहा है कि यहाँ पर किसी को दोष से मुक्त करने की बात हो रही है, किसी बताए गए तरीके से बिहेव करने की बात नहीं हो रही है। इसको पढ़ो, दे एक्विटेड, ये आपका सब्जेक्ट है, दे एक्विटेड देमसेल्व्स वेल ड्यूरिंग द लॉकडाउन, उन्होंने लॉकडाउन में अपने आप को अच्छी तरीके से क्या किया? एक्विट किया। अब अगर मैं एक्विट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर बरी करना तो नहीं है, दूर दूर तक पढ़ के नहीं पता लग रहा कि बरी करना है। क्या यहाँ पर किसी जज की, चोर की, अपराधी की बरी करने की बात हो रही? नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? टू बिहेव इन द वे दैट इज मेंशन्ड, मतलब सरकार ने बताया था कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा नहीं करना है। सरकार ने हमें बताया था कि बिहेव कैसे करना है, और हमने उन सब ने बिल्कुल वैसे बिहेव किया, तो दे एक्विटेड देमसेल्व्स। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर डूअर और रिसीवर एक ही है, अगर मैं अपने आप को बिहेव करवा रहा हूं तो मैं ही सब्जेक्ट हूं, मैं ही ऑब्जेक्ट हूं ना मेरे भाई।
काम का प्रभाव मेरे ऊपर ही पड़ रहा, करने वाला भी मैं हूँ, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव आ गया। ठीक है, एक्विट की दो मीनिंग होती है, पता लग गया। ऐसी अवेल, ठीक है, अवेल के बारे में ध्यान रखना मेरे बंधु। अगर अवेल के डायरेक्ट बाद एक नाउन आपको दे दिया जाए, जैसे एंजॉय वाले में आपने देखा, अगर अवेल के बाद डायरेक्ट नाउन आपको दिया है, जैसे देखो अवेल का मतलब क्या होता है, लाभ उठाना। ठीक है, तो लिखा ना टू मेक यूज ऑफ समथिंग, यू कैन अवेल डिस्काउंट। अब देखो अवेल के डायरेक्ट बाद आपको नाउन दे दिया, तो जब अवेल के डायरेक्ट बाद आपको नाउन दे दिया तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट अलग है। देखो सब्जेक्ट कौन है, यू, काम क्या हुआ है, फायदा उठाने का। ठीक है, ये आपका वर्ब है, किस चीज का फायदा हुआ, फायदा उठाया डिस्काउंट का, तो सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, यही आपका ऑब्जेक्ट है, हाँ कि ना। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है। यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अब देखो ये है यू आपका सब्जेक्ट, ये अवेल आपका वर्ब हो गया, और ये दिस अपॉर्चुनिटी। अब आप कहोगे सर ये नाउन तो है, सर ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन फिर से वही मेरी बात याद रखो कि ये जो है ना इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये आपके इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपको इस वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने क्या बताया, जब आपको वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए तो अवेल क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसी का रिफ्लेक्सिव लगा सकते हो। तो यू शुड अवेल, ये सेंटेंस क्या है, देखो गलत है। ठीक है, सेंटेंस क्या है, गलत है। यू शुड अवेल ऑफ, क्या हो जाएगा, यू शुड अवेल योर सेल्फ, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, यू शुड अवेल योर सेल्फ, यू शुड अवेल योर सेल्फ लगा लेना यहाँ पर आप। ठीक है, जो यहाँ लिख देता हूँ, यू शुड अवेल योर सेल्फ, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, दिस अपॉर्चुनिटी शुड बी अवेल्ड ऑफ बाय यू, दिस अपॉर्चुनिटी शुड बी, ये देखो पैसिव है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये पैसिव है, ये आपका शुड हो गया, बी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, V3, ये आपका क्या हो गया, V3, और ये आपका हो गया बाय के बाद सब्जेक्ट, तो ये पैसिव है। तो पैसिव में आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है रिफ्लेक्सिव की, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको दे रखा है ऑब्जेक्ट ये और सब्जेक्ट ये, दोनों अलग अलग आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो जब आपको पता ऑब्जेक्ट अलग है सब्जेक्ट अलग है, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है, समझ गए। अगर डायरेक्ट नाउन है मेरे भाई, तो आपको पता है कि वहां पर वैसे भी रिफ्लेक्सिव आपको नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट नाउन नहीं है, क्योंकि ये जो नाउन या ऑब्जेक्ट है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो हमें इस वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमने क्या लगा दिया, योरसेल्फ। अगला देखिए एक्सर्ट, एक्सर्ट का एक मीनिंग क्या, एक्सर्ट, एक्सर्ट के दो मीनिंग्स होते हैं, एक होता है टू अफेक्ट समबडी या समथिंग, किसी चीज या किसी व्यक्ति को प्रभावित करना, और एक एक्सर्ट का मतलब होता है टू मेक अ बिग एफर्ट, टू मेक अ बिग एफर्ट, दो मीनिंग होती है इसकी, ध्यान रखना ये। ठीक है, एक्सर्ट का दो मीनिंग होता है, एक होता है किसी को या किसी चीज को प्रभावित करना, और एक होता है बहुत ज्यादा प्रयास करना। तो देखो कब आता है कब नहीं आता है, पेरेंट्स एक्सर्ट अ पावरफुल इन्फ्लुएंस, पेरेंट्स जो है ना एक्सर्ट करते हैं पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन देयर चिल्ड्रंस ओपिनियन, पेरेंट्स जो है ना वो क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, क्या एक्सर्ट करते हैं, अपना पावरफुल इन्फ्लुएंस, अपना जो शक्तिशाली प्रभाव है वो बच्चों के ओपिनियन पे डालते हैं, बच्चों के ओपिनियन पे डालते हैं, या बच्चों के ओपिनियन को अपने पावरफुल इन्फ्लुएंस से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इस वाले केस में आप भी जानते हो कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, पेरेंट्स, सब्जेक्ट कौन है, पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या करते हैं, एक्सर्ट, क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, क्या एक्सर्ट करते हैं भैया, ये चीज एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, किस पर, इस पर, ऑन देयर चिल्ड्रंस ओपिनियन, तो ये तो आपका हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये जो आपका हो गया, आपका हो गया ये इस वाले वर्ब का ऑब्जेक्ट, समझ गए। ये आपका नाउन है ना, अब पावरफुल इन्फ्लुएंस, ये आपका ऑब्जेक्ट है किसका, इस वाले वर्ब का। तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए होता है, जब ये मीनिंग आए, ध्यान रखना, जब भी मीनिंग आए टू अफेक्ट, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए। दूसरा देखो, यू कैन सक्सीड, तुम कामयाब हो सकते हो, ओनली इफ यू एक्सर्ट योरसेल्फ, केवल तब जब तुम क्या करते हो, बहुत प्रयास करते हो, एक्सर्ट का मतलब टू मेक अ बिग एफर्ट। ठीक है, एक्सर्ट योरसेल्फ मतलब अपने आप से बहुत मेहनत करवाते हो, तो मेहनत कौन करोगे, तुम करवाओगे किससे, अपने आप से, तो इस वाले केस में आपको रिफ्लेक्सिव लगाना पड़ेगा, व्हेन यू एक्सर्ट योरसेल्फ, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, अ बिट मोर, जब तुम अपने आप से थोड़ी सी और मेहनत करवाओगे। तो सीधा सीधा याद रखो, एक्सर्ट का मतलब अगर प्रभावित करना है, प्रभाव डालना है, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए। अगर ये मीनिंग आ रही है और प्रयास करना, टू मेक अ बिग एफर्ट, तो वहां पर आपको रिफ्लेक्सिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्राइड वाला केस भी देख लो, ये नंबर क्या है भाई इसका, 3 4, इसको 5 कर दो, इसको 6 कर दो। रिफ्लेक्सिव इज यूज्ड ओनली व्हेन प्राइड इज यूज्ड एज अ वर्ब, अगर प्राइड को आप एज अ वर्ब यूज करते हो, ठीक है, क्योंकि एक नाउन का भी काम करता है ये, अगर एज अ वर्ब यूज करते हो तो ही रिफ्लेक्सिव आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब ही वर्ब से है, नाउन से उसका मतलब नहीं है, एडजेक्टिव से उसका मतलब नहीं है। वी शुड टेक अ ग्रेट प्राइड, देखो वी शुड टेक, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। ठीक है, अ ग्रेट प्राइड, तो अ किसके साथ लगता है, नाउन के साथ, यानी कि यहाँ पर जो प्राइड है वो क्या है, नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है,
इसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। वी शुड टेक अ ग्रेट प्राइड, तो यहाँ पर प्राइड आपका नाउन है, तो रिफ्लेक्सिव का तो काम ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वी शुड टेक अ ग्रेट प्राइड इन आवर वर्क, हमें अपने काम में गर्व लेना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए। आई प्राइड माई सेल्फ, अब देखो आई प्राइड सब्जेक्ट के डायरेक्ट बात है, तो भैया क्या है, ये वर्ब है। अब तो नाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट के डायरेक्ट बात नाउन तो कभी आता नहीं है। तो आई प्राइड माई सेल्फ मतलब मुझे अपने ऊपर क्या है, गर्व है। आई प्राइड माई सेल्फ, आई प्राइड माई सेल्फ। अगर किसी और के ऊपर होता तो क्या बोलते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, क्या बोलते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। और वहां पर जो प्राउड है वो एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, वर्ब नहीं है वो। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, प्राइड की बात कर रहे हैं। प्राउड क्या है, एडजेक्टिव है, और प्राइड क्या है आपका, वर्ब है, ठीक है। आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग सेलेक्टेड इन द इंडियन क्रिकेट टीम, यहाँ पर प्राइड क्या है, एक वर्ब है। तो अगर आपको लग रहा है कि रिसीवर और डूअर एक ही है, तो वहां पर आपको रिफ्लेक्सिव लगा देना है। अगर नाउन है तो वहां पर रिफ्लेक्सिव का काम नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये लास्ट है, लास्ट मतलब रिफ्लेक्सिव का लास्ट है, 7th, ठीक है। देखो मैं चाहता तो इसको केवल एक ही लाइन में सारे वर्ब को लिख देता और आपको बता देता कि बेटा इनके साथ में जो है ना रिफ्लेक्सिव आता है, लेकिन उससे क्या होता ना कि आप कभी भी इस चीज़ को सीख नहीं पाते, आप जिंदगी भर शायद रट्टा लगा के बैठ जाते और आपको कभी ये चीज़ सीखने को नहीं मिलती कि कब लगाना होता है कब नहीं लगाना होता, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है ना। अडेप्ट की दो मीनिंग होती है, एक होता है टू बिकम फेमिलियर विद अ न्यू सिचुएशन। अडेप्ट का मतलब एक तो होता है ढाल लेना, अगर इसकी मैं मीनिंग देखूँ एग्जैक्ट तो क्या होता है, ढाल लेना, ढाल लेना। जैसे आप नई जगह जाते हो तो मम्मी पापा बोलते हैं ना कि बेटा अपने आप को वहाँ के हिसाब से ढाल लेना। तो टू बिकम फेमिलियर यानी कि परिचित बन जाना विद अ न्यू सिचुएशन, एंड टू चेंज बिहेवियर अकॉर्डिंगली, मतलब एक नई सिचुएशन में जाकर आप क्या क्या बन गए वहां से, फेमिलियर, मतलब आप वहां से क्या बन गए, पूरी तरीके से परिचित बन गए और अपने बिहेवियर को उसके अनुसार आपने क्या कर लिया, चेंज कर लिया, उसको बोलते हैं ढाल लेना। और एक मीनिंग होता है टू चेंज समथिंग सो दैट यू कैन यूज इट इन अ डिफरेंट सिचुएशन, किसी चीज को इस तरीके से बदल देना कि आप उसको दूसरे सिचुएशन में यूज कर सको। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो इस वाले केस में ना रिफ्लेक्सिव आपको नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप चेंज करते हो किसी और चीज को, टू चेंज समथिंग, यहाँ पर आप किसी चीज को बदलते हो, किसी चीज की रूपरेखा बदलते हो, तो बदलने वाले आप हो और आप जिस चीज को बदल रहे हो ऑब्जेक्ट एक अलग चीज है। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग हो गया तो रिफ्लेक्सिव का काम ही नहीं है वहां पर। लेकिन यहाँ पर क्या देखा आपने, ढाल लेना। एक बात बताओ, क्या मैं किसी और इंसान को उस माहौल में ढाल सकता हूँ? हमेशा ढालने की जब बात करते तो इंसान अपने आप को ढाल सकता है। अब मेरा एक दोस्त है तो वो अपने आप को ढालेगा ना नए माहौल में, मैं कैसे उसको ढाल दूंगा, मैं अपने आप को ढाल सकता हूँ। तो जब ढालने की बात होती है तो वहां पर रिफ्लेक्सिव लगाना है। लेकिन जब अडेप्ट का मतलब यह आ जाए किसी चीज को बदल देना ताकि उसको अलग तरीके से यूज किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे मान के चलो, आपने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी कि मान लो एक पुराना ड्रम है, ड्रम आपने देखा ना, ड्राम जिसको बोलते हैं, ड्राम या ड्रम नीले कलर का जो होता है। तो मैंने एक वीडियो देखी थी कि एक बंदे ने क्या किया, ड्राम को बीच में से काटा और उसके ऊपर टायर होता है ना, टायर टायर लगा दिया उसके ऊपर, पूरा ट्यूब वगैरह लगा दिया उसके ऊपर और उसको बैठने की कुर्सी जैसा बना दिया। तो व्यक्ति ने क्या किया, एक चीज को इस तरीके से बदल दिया कि ताकि उसको दूसरे सिचुएशन में यूज कर सके। पहले अलग सिचुएशन में यूज करते थे, पानी स्टोर करने के लिए या फिर अलग चीजें स्टोर करने के लिए, अब उसको किस सिचुएशन में यूज कर रहे हैं, बैठने के लिए। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया, एक चीज को बदल दिया ताकि उसको अलग सिचुएशन में यूज किया जा सके, तो मैंने उसको अडेप्ट किया। तो आई अडेप्टेड द ड्रम, आई अडेप्टेड द ड्रम, तो मैंने अडेप्ट किया किसको, ड्रम को। सब्जेक्ट अलग ऑब्जेक्ट अलग, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बोलूँ कि मैंने अपने आप को उस माहौल के अनुसार ढाल लिया, तो आई अडेप्टेड माई सेल्फ, आई अडेप्टेड माई सेल्फ टू द एटमॉस्फेयर ऑफ मुंबई। ठीक है, देखो ही अडेप्टेड हिमसेल्फ। अब यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका अडेप्टिव वर्ब हो गया, ठीक है, और ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। यही आपको पता है ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, और यही दोनों व्यक्ति सेम ही है, यही काम को करने वाला ये रिसीव करने वाला। टू द एटमॉस्फेयर ऑफ मुंबई, पढ़ के पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई अपने आप को ढालने की बात कर रहा है। दे अडेप्टेड द बस, सब्जेक्ट हो गया दे, ये हो गया आपका वर्ब, किस चीज को अडेप्ट किया, बस को। तो आपको पता लग गया, देखो ऑब्जेक्ट एक अलग चीज है, सेम व्यक्ति नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव का काम ही खत्म हो गया। फॉर डिसेबल्ड पीपल, ये डिसेबल्ड है, मतलब उन्होंने क्या किया, बस को इस तरीके से अडेप्ट कर दिया ताकि जो डिसेबल्ड पीपल है वो भी बस का इस्तेमाल कर सके। पहले मान लो बस थोड़ी सी ऊंची होगी तो उन्होंने बस को अडेप्ट कर दिया, मतलब जो स्टेयर्स वगैरह होते हैं उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया होगा, या कुछ ऐसे इस तरीके से फ्लैट वो लगा दिया होगा, एक एस्केलेटर टाइप लगा दिया होगा ताकि डिसेबल्ड लोग भी उसको यूज कर सके, तो उनको बदल दिया। तो यहाँ पर किसी चीज को बदलने की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है। रट्टा मारोगे तो मारते रह जाओगे, अगर आज आप सीखे होगे तो कभी जिंदगी में आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपको ऐसे पता लग जाएगा कि रिफ्लेक्सिव आएगा या नहीं आएगा। अच्छा और है रिफ्लेक्सिव, और है, 7वां था भाई, ये 8वां है, ठीक है, ये 9वां है।
रिकनसाइल का एक मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट एन अनप्लेजेंट सिचुएशन बिकॉज देर इज नथिंग यू कैन डू टू चेंज इट। मतलब किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया आपने, या एक्सेप्ट कर लेना क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते। किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन, अनप्लेजेंट का मतलब होता है बुरा, सैड, बेकार सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो एक्सेप्ट कौन करेगा? आप करोगे, है ना। उसका प्रभाव भी किस पे पड़ेगा? आप ही पे पड़ेगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हमको लगाना है। एक इसका मीनिंग होता है टू मेक पीपल बिकम फ्रेंड्स, मतलब दोस्ती कर लेना या दोस्ती करवा देना, सुलह करवा देना अगेन आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप सुलह करोगे तो अपने आप से तो नहीं करोगे ना, क्योंकि सुलह हमेशा दूसरे इंसान से की जाती है। तो कॉमन सेंस है, रट्टा नहीं मारो, कॉमन सेंस है कि सुलह हमेशा दूसरे इंसान से की जाएगी, मतलब सब्जेक्ट अलग होगा, ऑब्जेक्ट अलग होगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है, पढ़ के पता लग जाएगा यार, कंफ्यूज नहीं होना है। शी रिकनसाइल्ड हरसेल्फ टू देयर डिमांड्स, उसने क्या कर लिया? अपने आप को रिकनसाइल कर लिया टू देयर डिमांड्स। यहाँ पर डिमांड्स की बात हो रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है। तो पहले आप चेक करो कि रिफ्लेक्सिव आएगा कि नहीं आएगा। मीनिंग क्या बन रही है? क्या यहाँ पर कहीं पर आपको सुलह करने की बात दिख रही है या दोस्ती करने की बात दिख रही है? नहीं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि भाई उसने क्या किया, उनकी डिमांड्स को मान लिया, उनकी डिमांड्स को मान लिया। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर कुछ एक्सेप्ट करने की बात हो रही है। तो मैंने ये मान लिया कि जो डिमांड्स है ना, ये अनप्लेजेंट होगा। अगर यहाँ पर कुछ एक्सेप्ट करने की बात हो रही है, लिखा है ना एक्सेप्ट करने की बात हो रही है, एक्सेप्ट किन चीजों को करना? अनप्लेजेंट चीजों को करना। तो मैंने मान लिया कि डिमांड्स क्या है? अनप्लेजेंट है। तो यानी कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते। अब इसको देखो जरा, शी एंड हर पेरेंट्स, यहाँ पर अलग अलग दो सब्जेक्ट दे रखे हैं ना आपको, हैव फाइनली रिकनसाइल्ड, मतलब यहाँ पर दो अलग अलग प्राणी दे रखे हैं। रिकनसाइल किसने किया? इससे। किससे किया? इससे किया। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट और डूअर क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है। आया समझ में कि नहीं आया? कोई व्यक्ति अपने आप से ही कोई काम नहीं करवा रहा, या काम को खुद रिसीव नहीं कर रहा, बल्कि काम का इंपैक्ट दूसरे के ऊपर भी पड़ रहा है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है। रिजाइन का भी दो मतलब होता है, एक तो आपको पता है इस्तीफा देना, टू एक्सेप्ट, और एक सेम मीनिंग होता है। देखो ये जो मीनिंग है ना, सेम है। टू एक्सेप्ट समथिंग दैट इज अनप्लेजेंट बट दैट यू कैन नॉट चेंज, सेम मीनिंग है। इन दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम होती है। और एक मीनिंग आपको पता है टू लीव योर जॉब और पोजीशन, इस्तीफा दे देना। तो इस्तीफा देने के केस में रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने रिजाइन कर दिया तो आई रिजाइंड, आई रिजाइंड, रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने रिजाइन किया, मैंने किसी काम को रिसीव थोड़ी किया, मैंने रिजाइन कर दिया, मैंने रिजाइन कर दिया। लेकिन जब मैं सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की बात करूंगा तो वहां पर रिफ्लेक्सिव लगाना पड़ेगा। शी हैज रिजाइंड एज सीईओ ऑफ द कंपनी, देखो पढ़ के ही पता लग रहा है कि इस रिजाइन का मतलब इस्तीफा है, क्योंकि यहाँ पर एक पोस्ट का नाम है। तो इस्तीफा वाले केस में रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। शी रिजाइंड हिमसेल्फ, सॉरी ही रिजाइंड हिमसेल्फ, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव आया, मतलब इस रिजाइन का क्या मतलब है? सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू द फैक्ट दैट ही वुड नॉट बी सिलेक्टेड इन द टीम, उसने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, हालांकि सिचुएशन अनप्लेजेंट था लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया। और सिचुएशन क्या है कि उसको पता लग गया कि वो टीम में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको रिफ्लेक्सिव लगाना पड़ेगा। पढ़ के ही पता लग जाएगा कि रिजाइन करना है मीनिंग, तो रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। अगर एक्सेप्ट करना है सिचुएशन को तो रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर पढ़ के पता लग रहा है, अगर सुलह करने की बात हो रही है तो दो लोग आपको दिख जाएंगे भाई, तो रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं है। अगर दो लोग नहीं है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो इसका मतलब वहां पर सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की बात हो रही है, यानी कि वहां पर रिफ्लेक्सिव आएगा। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट नंबर 37, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ये अपने आप में ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है भाई, ध्यान रखना। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन को कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको हम निपटा देंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, प्रोनाउन की दो क्लास रख लेंगे, एक आज की क्लास हो गई क्योंकि मैंने डिटेल में पढ़ाया। मैंने क्या कहा, अगर मैं भी चाहता तो मैं इन सारे जो वर्ब्स अभी आपने पढ़े रिफ्लेक्सिव वाले, मैं इनको एक ही साथ लिख देता और बोल देता कि इनके साथ में ऐसे ऐसे यूज होता है। लेकिन रिवीजन कराने का मतलब है सही से रिवीजन कराना, ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन कम से कम सही कर सको। ठीक है, अगली क्लास में प्रोनाउन को हम लोग खत्म कर देंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो अच्छे से। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।